My lovely students, so in this lecture let's talk about the structure of nucleic acid। जैसे कि आपने प्रोटीन के केस में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर होते थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस करे थे। सो नाउ इस केस में हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करने हैं। और मेनली आपका क्या होता है, जो आपको पता है जो डीएनए होता है वो वन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड ही होता है वो। अब इसमें डीएनए का एक स्ट्रक्चर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसने दिया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। उन्होंने एक उसका डीएनए का डबल स्ट्रैंड का हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया, यानी कि डबल स्ट्रैंड वाला, दो स्ट्रैंड थी और वो हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया था डीएनए का। तो इस स्ट्रक्चर को आपका वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे और मैक्सिमम टाइम वो पेपर में आता है। सो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे कि आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में भी यही बात थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में भी यही बात थी कि आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको सीक्वेंस देखी जाती है। ठीक है, सीक्वेंस आपको देखी जाती है कि आपकी जो रिपीटिंग यूनिट है, यानी कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी आपकी सीक्वेंस कैसी है, कौन आगे है कौन पीछे है। बट यहाँ पे देखो, क्योंकि आपका न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड बना कैसे है, न्यूक्लिक एसिड कैसे बना है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड में आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सभी को पता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी इसे कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स आपके पड़े होते हैं, तो क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि किस सीक्वेंस में आपके न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, वही बताता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सपोज मैंने जो ये बॉक्सेस बना दिए, सपोज दीज रिप्रेजेंट द न्यूक्लियोटाइड्स, सपोज ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं और आपस में ये ज्वाइन हुए हुए हैं, ओके। बट आपका एक न्यूक्लिक एसिड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है कि एक के बाद दूसरा कौन सा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा आएगा, ये एक क्या होता है, रैंडमली नहीं लगे होते, ये हर एक जो आपका न्यूक्लिक एसिड है उनकी अलग अलग सीक्वेंस बनी होती है। तो वो जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स आर नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, वही उस न्यूक्लियोटाइड का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए चाहे आप प्रोटीन की बात कर रहे हो, चाहे आप न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमेशा सीक्वेंस होता है। अब यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स होता है, वही आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। देखो, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। बट जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, न्यूक्लिक एसिड हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो, जैसे कि हमने पहले बताया था, जेम्स वॉटसन एंड जो क्रिक मॉडल था डबल स्ट्रैंड हेलिक्स का ऑफ द डीएनए, वो किस में आता है, वो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। अब इसमें क्या होगा, जो अब हम आगे बनाने जा रहे हैं, इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंड का मतलब होता है जो दो न्यूक्लिक एसिड की चेन्स है वो आपस में इस तरह से कॉइल करी होगी, सो दैट वो मतलब एक कॉइल की हेलिक्स की फॉर्मेशन कर रही होगी। और वो हेलिक्स की फॉर्मेशन क्यों कर रही है, कौन सी चीज़ है जो कि उस स्ट्रक्चर को रिटेन कर पा रही है, डबल हेलिक्स को, वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बेसिस के पेयर के बीच में, यानी कि एक बेस एक आप स्टैंड का ले लो, दूसरा बेस दूसरे स्टैंड का ले लो, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही इनका डबल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर बन रहा है। चलो अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो नाउ यहाँ पे जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल था, डबल हेलिक्स स्ट्रैंड मॉडल, मतलब हम क्या बनाने लगे हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आपको पता होना चाहिए जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का कभी भी स्ट्रक्चर बनाने को आए तो आप ये बनाओगे, कौन सा होता है, डबल स्ट्रैंड, यानी कि दो स्ट्रैंड होती है इसमें न्यूक्लिक एसिड की और हेलिक्स की तरह शेप होती है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, सबसे पहले एक जो आपकी न्यूक्लिक एसिड है वो इस तरह से होगी, एक स्ट्रैंड ऐसा होगा, दूसरा स्ट्रैंड आपका कैसा होगा, दूसरा स्ट्रैंड कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि वो लिपटा होगा, वो कॉइल किया होगा दूसरे से। तो हम इसको एक जो स्ट्रैंड है उसको 3' मान लेते हैं, दूसरे स्ट्रैंड को हम 5' मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में ज्वाइन कहाँ से होते हैं, 3' एंड 5' के बीच में ज्वाइनिंग होती है।
तो डबल स्ट्रैंड का मतलब यही है कि आपके दो न्यूक्लिक एसिड की चेन जो है वो आपस में इस तरह से शेप्ड है, वो आपस में इस तरह से लगी है कि वो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर को बना रही है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस स्ट्रक्चर की क्या है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये स्टेबलाइज कैसे है, यानी कि ये एज सच ऐसे ही कैसे रह रहा है। जो भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्टेबलाइज जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, यानी कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो रही होगी इसकी वजह से जो ये स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज है और इस फॉर्म में वो रहा है। स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग हो गया, यानी कि हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डबल स्ट्रैंड आपस में हेलिक्स स्ट्रक्चर में हेलिक की फॉर्म में रही है वो किस वजह से है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन्हीं दो के बीच में तो होगी, तो ये जो स्ट्रैंड्स होती है, वन स्ट्रैंड इज दिस, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरी स्ट्रैंड ये है, इनके आपस में क्या होता है, आपस में इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, आपको पता है जो ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो है क्या, वो न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है बेस भी होता है, फॉस्फेट भी होता है एंड आपकी पेंटोज शुगर भी होती है, तीन चीज़ों से बना होता है। यानी कि ये जो अलग स्ट्रैंड है इसमें बेसिस भी ज़रूर प्रेजेंट हो गए, इसमें भी सम बेसिस ज़रूर प्रेजेंट हो गए। और यहाँ पे देखा गया है क्योंकि डीएनए है, डीएनए में कौन से बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। थाइमिन अलग होता है, यूरेसिल किस में होता था, आपका आरएनए में होता था, बट स्ट्रक्चर हम डीएनए का कर रहे हैं तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन आपके 4 बेसिस यूज होते हैं, जो कि यहाँ कहीं भी रैंडमली लगे होंगे, ईच स्ट्रैंड के पास होंगे। पर हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो दो स्ट्रैंड्स है इसमें जो बेसिस है वो आपस में, ये दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट करती है ईच अदर। यानी कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह से कि स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद क्या करना है, जो एडेनाइन है वो थाइमिन के साथ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस, एक स्ट्रैंड में अगर एडेनिन प्रेजेंट है वो दूसरे स्ट्रैंड के थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ऐसे उसमें डबल बॉन्ड आता है। होती कौन सी बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और जो आपका साइटोसिन एंड ग्वानिन बेसिस है वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। बट आपको दिखाना कैसा है, इन दोनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाना है, इस दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है। इसी तरह से बोल सकते हैं कि जो दो ये आपकी हेलिक्स है या फिर डबल स्ट्रैंड्स है, दो आपके न्यूक्लिक एसिड है, वो आपस में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये जो बेसिस के पेयर है ये आपस में क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इसी वजह से ये इस डबल स्ट्रैंड के हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। और आपको जब पेपर में आए तो ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड ये तो बना देना है, साथ ही साथ आपको क्या इस तरह से याद रखना है कि यहाँ पे सपोज इस स्ट्रैंड से ग्वानिन आया और इस स्ट्रैंड से आपका साइटोसिन बेस हुआ तो उनके बीच में बॉन्डिंग होगी और आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड लगता है। और यहाँ पे आपका एडेनिन आया, यहाँ से आपका थाइमिन आया तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग गया। इस तरह से दोनों ही जो आपके दोनों स्ट्रैंड्स के जो पेयर्स है, बेसिस के पेयर हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से साइटोसिन आया, यहाँ पे ग्वानिन के दूसरे के साथ इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे ग्वानिन आ रहा है दूसरे के साथ, फिर क्या आएगा, साइटोसिन। ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन, एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन आएगा। इस तरह से सपोज यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एडेनिन आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। अगर आपको बनानी है तो थोड़ी बहुत आप लर्न कर लो कैसे कैसे आप बनाओगे, जैसे इस तरह से बना दी, यहाँ तक आप बना सकते हो। ओके, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो आपको कभी भी आए तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ज़रूर बनाना है। ये होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, जो दो स्ट्रैंड्स होती है आपकी वो कॉम्प्लीमेंट करती है ईच अदर एंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है बिटवीन द पेयर ऑफ बेसिस ऑफ ईच स्ट्रैंड, जिसकी वजह से ये होल जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ ये वाली देखो, यहाँ पर यही चीज़ हमने बनाई है और इसमें क्या बातें हैं लिखी हुई कि 2 strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pairs of bases। क्योंकि आपके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस के बीच में बने हैं। एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमिन, और दिखाने के लिए इसको डबल बॉन्ड से दिखाया जाता है। एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन आपका ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, बट होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दिखाते उसको ट्रिपल से है। डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपका कुछ ऐसा होता है, एक 3' वाली स्ट्रैंड ले लो, एक 5' वाली
वाली स्ट्रैंड ले लो। अब 3' वाली स्ट्रैंड आपने इस तरह से बना दी और वो 3' पे ख़त्म होगी। 5' वाली आप बनाओगे वो 5' वाले पे ख़त्म हो जाएगी। अब वही चीज़ है, थोड़ा जो 3 आपके ये है वो थोड़े लर्न कर लो इनको, कि पहले ग्वानिन आ रहा है फिर एडेनिन आ रहा है, बट आपको ग्वानिन के साथ पता है कौन सा आता है, साइटोसिन आता है, एडेनिन के साथ थायमिन आता है। फिर आप फिर से लर्न कर लो, फिर C-G लर्न कर लो, फिर T एंड C लर्न कर लो और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे। ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर को वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्टेबलाइज कर रहा है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA। पहले क्या था, DNA था, अब इसमें RNA है। देखो यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखने की है, लाइक वहाँ का जो DNA है, यहाँ पर जो RNA है वो आपका डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर नहीं बनाता, इट ओनली फॉर्म्स सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, दैट मीन्स RNA ओनली फॉर्म्स सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या बात है कि आपका RNA मॉलिक्यूल आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, और ये क्या बनाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली बात है, जो ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स जो होती है, ये जैसे हमने प्रोटीन के केस में क्या था, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स जो DNA के केस में है वो क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और RNA के केस में दिस इज ओनली सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स इज प्रेजेंट, जैसे कि आपने ये बनाया। RNA मॉलिक्यूल आर ऑफ 3 टाइप्स, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पास क्या है इसमें, कि जो RNA है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है mRNA, rRNA एंड tRNA। अब mRNA क्या होता है, मैसेंजर RNA, rRNA क्या होता है, राइबोसोमल RNA, T फॉर ट्रांसफर RNA। तो आपको ये सभी तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। RNA 3 टाइप के होते हैं और इनके डिफरेंट इनके फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आपका सिंगल स्ट्रैंड, सपोज ये है, आपने सिंगल स्ट्रैंड बना दिए, एक 5' का एंड है, एक 3' का एंड है, जैसे ऊपर भी 5' एंड 3' के 2 एंड बनाए थे हमने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो RNA की स्ट्रैंड है, यहाँ पे आपके कुछ बेसिस हो गए, वो इंटरेक्शन किसी और के साथ करोगे, बट दूसरी स्ट्रैंड नहीं होगी। तो इसी तरह से सिंगल स्ट्रैंड आपको सिर्फ आपको इतना ही बनाना है। तो DNA का भी आपने स्ट्रक्चर कर लिया जो डबल हेलिक्स था, और आपने RNA का भी करा, बट इम्पॉर्टेंट, जो मोर इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है वो आपसे डबल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर पूछा जाता है ऑफ द DNA। तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं बचे हुए टॉपिक्स, दैट इज द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड है आप सभी को पता है, RNA एंड DNA उसमें होता है। DNA इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जो आपकी हेरिडिटी है वो कौन करवाता है, यानी कि उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका DNA। इट इज़ रिगार्डेड एज अ रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो DNA है उसमें आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, कई आपकी जनरेशन्स की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो रिजर्व रहती है। इतना अमेजिंग होता है DNA। तो यानी कि DNA इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें रिजर्व रहती है। DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। देखो जो DNA है, अगर उसमें आप बोल रहे हो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड रह रही है, तो DNA ही एक ऐसा बेसिस हुआ ना, जो सभी स्पीशीज की, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे आपकी फिशेस है, चाहे दूसरे एनिमल है, जो उनकी पूरी की पूरी वो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज चल रही है उसको कौन मेंटेन कर रहा है, वो है DNA। DNA ही रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। ऐसा नहीं है थोड़े सालों के लिए। वो क्या होता है, उसमें जो आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स भी आपके स्टोर्ड रहती है। ओके, तो DNA मॉलिक्यूल इज केपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जैसे बायो वालों को ज़्यादा पता होगा, जैसे आपका जब सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन होती है, डुप्लीकेशन होती है, यानी कि तो आपके जो DNA है वो भी उसमें एज सच वो ट्रांसफर हो जाता है इनटू द डॉटर सेल। DNA मॉलिक्यूल इज केपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, यानी कि DNA मॉलिक्यूल की क्या होती है, सेल्फ डुप्लीकेशन होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड identical DNA strand are transferred to the daughter cell। तो जो आपका DNA आइडेंटिकल बिल्कुल ही वैसा जो पहले आपका जो सेल था, बिल्कुल उसमें जो आपका DNA का स्ट्रैंड होगा आगे भी वही डॉटर सेल में, यानी कि जो आपकी चिल्ड्रंस में हो गए सेल, उसमें ट्रांसफ़र करेगा। तो यानी कि DNA में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो चलती ही रहती है, ओवर एंड ओवर द जनरेशन्स आपकी चलती रहेगी।
प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी आरएनए की भी, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में आरएनए भी आता है। देखो आरएनए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कई प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल इन द सेल, बट एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है, सिंथेसाइज तो आरएनए करेगी प्रोटीन्स को, बट मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द डीएनए। बट कौन सा प्रोटीन बनाना है वो उसका मैसेज किस में स्टोर होगा, हमेशा वो डीएनए में स्टोर होगा। यानी कि काम आरएनए करेगा बट डिक्टेट कौन करेगा, यानी कि बताएगा कौन, डीएनए करेगा। सो बट द मैसेज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बनना है, इज प्रेजेंट इन द डीएनए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो नाउ हम आगे है, इसके लास्ट जो टॉपिक है आपका बायोमॉलिक्यूल्स में, वो है हार्मोन्स। थोड़ी चीज़ें इसकी भी देख लो। हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स, यानी कि इंटरसेल्युलर वो मैसेंजर्स ही होते हैं काइंड ऑफ। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ब्लड। आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उससे ये प्रोड्यूस होते हैं, उसमें प्रोड्यूस होते हैं ये, ओके। एंड पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली चले जाते हैं, ओके। इन टर्म ऑफ केमिकल नेचर सम ऑफ दीज आर स्टेरॉइड्स, एग्जाम्पल एस्ट्रोजन, एंड्रोजन्स। जो आप केमिकल अगर नेचर की बात करें तो कुछ ऐसे नहीं है कि हमेशा हार्मोन्स आपके स्टेरॉइड्स ही होंगे। कुछ जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो आपके एस्ट्रोजन्स होते हैं वो भी आपके क्या है? हार्मोन्स है। सम आर पॉलीपेप्टाइड, एग्जाम्पल इंसुलिन। सम जो हार्मोन्स है वो आपके क्या है? पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे इंसुलिन। सम आर अमीनो एसिड, कुछ ऐसे भी है जो अमीनो एसिड या उसके डेरिवेटिव की तरह भी एक्ट करते हैं। तो यानी कि हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आपके स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन्स भी हो सकते हैं जैसे इंसुलिन, या फिर आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। रोल ऑफ इंसुलिन, अब इंसुलिन की अगर हम बात करें, सभी को पता है इंसुलिन इज टू कीप ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट। यानी कि जो हार्मोन्स है उनके पर्टिकुलर अपने अपने काम है। जैसे आपका इंसुलिन है जो कि एक हार्मोन भी है, उसका काम क्या होता है कि जब आपका आपकी बॉडी में सम हाउ आपका ब्लड लेवल ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन रिलीज हो जाता है सो दैट उस ब्लड जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ गया है उसको वो कंट्रोल में कर ले। तो इंसुलिन का वो काम होता है। हार्मोन ग्लूकागन टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो इनका काम ये होता है, कईयों का काम रोकना होता है, कईयों का काम किसी चीज़ को रिलीज करने का होता है। ग्रोथ हार्मोन्स एंड सेक्स हार्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ। और आपका थायरॉक्सिन जो होता है प्रोड्यूस्ड इन द थायराइड ग्लैंड। इस तरह से बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं और भी है, उनका अलग अलग उस तो जो बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं उनके अलग अलग रोल होते हैं हमारी बॉडी में। सो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ आज ख़त्म हो चुका है। सो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।